डीकेटी एक इस मामले में आई यूज टू ऑल्सो, जब मैं एस्पिरेंट थी तो मैं भी डीकेटी देखा करती थी। आई यूज टू सी द टॉपर्स टॉक देयर ऑल्सो, सो फॉर मी इट इज़ अ वेरी ग्रेट ऑनर कि मुझे भी इसमें बोलने का मौका मिल रहा है। सो थैंक यू। मेरा नाम कौशल किशोर है। मैं वर्तमान में PMRS एकलव्य विद्यालय में प्रिंसिपल इंचार्ज काम कर रहा हूँ। ये विद्यालय झारखंड में स्थित है। तो वर्तमान में मैं दो महीने से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जॉब करता था, जैसे फिजिक्स वाला, बैजू, एग्जामपुर। वहाँ पे मैं कंटेंट राइटर, मेंटरिंग करता था, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था। मेरा कुछ दिनों पहले यूपीएससी के 2 एग्जाम, जो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत EPFO, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में मेरा क्लियर हुआ है। एक में यूपीएससी EPFO JTO या राजभाषा अधिकारी पोस्ट के लिए हुआ है, जिसमें मेरा रैंक 32 आया है। दूसरा EPFO JTO ESIC के लिए हुआ है, उसमें मेरा रैंक 20 आया है। दोनों JTO या राजभाषा अधिकारी के पोस्ट हैं। इसमें रिटेन हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था। तो रिटेन का यूपीएससी ने सिलेबस जारी किया था। उस सिलेबस के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे राजभाषा संकल्प, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, राष्ट्रपति का आदेश और संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 के तहत बेसिकली जो राजभाषा अधिकारी होते हैं या JTO जो होते हैं, इनको हिंदी भाषा की एक तरह से सेवा करनी होती है। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना होता है। हिंदी से संबंधित जो मैगजीन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला या जो भी कार्यशाला आयोजित करना होता है, और हिंदी और इंग्लिश अनुवाद सही हो रहे हैं उस कार्यालय में कि नहीं, इसकी भी कार्रवाई करनी होती है और उसे सही सुनिश्चित करना होता है। इसके अलावा राजभाषा संबंधित जो भी ये समिति है, जैसे केंद्रीय हिंदी समिति, संसदीय समिति, केंद्रीय हिंदी अनुवाद ब्यूरो, इससे संबंधित जो भी कार्य होते हैं, सबको क्रियान्वित करने का कार्य एक JTO या राजभाषा अधिकारी करता है। क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है, इसलिए इसके सिलेबस में हिंदी साहित्य का भी अध्ययन करना होता है, और हिंदी से संबंधित जो भी साहित्यकार हैं उनके बारे में भी पढ़ना होता है, साहित्यकार, और हिंदी का उद्भव एवं विकास भी पढ़ना होता है। इसके अलावा आपको सिलेबस में हिंदी इंग्लिश का अनुवाद से संबंधित बेसिक चीज़ें की भी जानकारी होना पड़ता है, और वो आपको पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये पूरा जिस्ट में एक सिलेबस है। तो जो सिलेबस जारी किया था यूपीएससी, तो उसी के अनुरूप मैंने गूगल से, पुस्तकों से, सीनियरों की सहायता से मैंने वो सिलेबस को नोट डाउन किया, और टॉपिक वाइज मैंने नोट्स बना लिया, और नोट्स बना के मैं उसको रिवीजन करके फिर उसको पूरा आत्मसात किया। उसके बाद जब रिटेन क्लियर हो गया, उसके बाद इंटरव्यू की जब बारी आई, तो इंटरव्यू के लिए मैं चूंकि वर्किंग था, लास्ट 2 महीने से वर्किंग था, अगस्त में एक का इंटरव्यू हुआ है, एक सितंबर में हुआ है, तो मैं अपने जॉब प्लेस पे वहाँ पे मॉक इंटरव्यू नहीं दे सकता था, क्योंकि वेस्ट सिंहभूम सारंडा जो जगह है, सारंडा फॉरेस्ट है वेस्ट सिंहभूम में, वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। एकलव्य विद्यालय एक्चुअली सुदूर इलाके में ही, जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ ही होते हैं, तो वहाँ से मेरे लिए मॉक इंटरव्यू कर पाना नामुमकिन सा था। तो खुद से ही मैं यूट्यूब में देख के यूपीएससी के जितने भी इंटरव्यू हुए, वो इंटरव्यू जो टॉपर्स के हुए, तो वो सब देख के मैं अपने पर्सनालिटी को इन्हेंस करने का कोशिश किया, और इंटरव्यू के लिए फिर खुद से ही प्रिपेयर किया, और मॉक इंटरव्यू तो बिल्कुल नहीं दे पाया। तो इंटरव्यू के लिए क्या करना होता है, इंटरव्यू में क्या क्या सवाल होते हैं, तो इंटरव्यू के लिए अपने पर्सनालिटी पे काम करना होता है, और आपको एक मतलब कॉन्फिडेंट होके आपको अच्छे से ही मतलब बोलना होता है। जो भी आपको पता है, नहीं पता है तो सॉरी बोल देना है, पता है तो बताना है, अच्छे से बताना है।
तो यूपीएससी का इंटरव्यू जहाँ तक मुझे समझ में आया, बहुत ही कॉर्डियल इन्वायरमेंट में होता है, वो बहुत ही फ्रेंडली आपको एक माहौल बना के देते हैं ताकि आप अच्छे से जवाब दे पाओ, अच्छे से रिप्लाई कर पाओ। तो मुझे तो बहुत ही, क्योंकि इससे पहले मैं राज्य सिविल सेवा का भी इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था। तो वहाँ पे थोड़ा-सा मुझे लगा कि थोड़ा प्रेशर या स्ट्रेस जैसा लगा, लेकिन यहाँ पे मुझे वैसा कुछ फ़ील नहीं हुआ, तो मैं आराम से इंटरव्यू दे पाया। इसकी यही वजह है कि मेरा दोनों यूपीएससी, ईपीएफओ और यूपीएससी ईएसआईसी दोनों में मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ और अच्छे रैंक से हुआ। तो कुछ वही है टॉपिक, जो आपके जो पोस्ट हैं, जिस पोस्ट के लिए आप कार्य कर रहे हो, उससे संबंधित ही सवाल कुछ थे और कुछ आपके राज्य विशेष थे, कुछ जिले विशेष थे, कुछ आपके पर्सनैलिटी बेस्ड थे। तो इस तरह से सवाल थे। जैसे मैं झारखंड राज्य से बिलॉन्ग करता हूँ, तो वहाँ पे बिरसा मुंडा को भगवान माना जाता है। इन जनरल पूरे भारतवर्ष में ही बिरसा जयंती बनाई जाती है, तो उससे संबंधित सवाल थे। तो मैं उसका जवाब दे पाया। फिर उसके अलावा 5 सितंबर को मेरा इंटरव्यू था, तो उस दिन 5 सितंबर को होता है, शिक्षक दिवस होता है। तो शिक्षक दिवस, वो पहला ही उनका क्वेश्चन था कि आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंस रखता है। तो मैंने बोला कि आज वही शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो वही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो फिर इस तरह के सवाल आपको मिलते हैं, तो मैं बखूबी जवाब दे पाया। और राजभाषा अधिनियम नियम से संबंधित भी सवाल पूछे गए थे और कुछ अनुवाद से भी संबंधित सवाल थे। तो इस तरह से इंटरव्यू का वो हुआ। क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मैं ये सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाया, प्रिपरेशन को कैसे मैनेज कर पाया, उसकी भी जानकारी मैं दे देता हूँ। क्योंकि मैं लास्ट 2 मंथ से ही मैं सरकारी नौकरी में हूँ। उससे पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था, उसके साथ ही मैं पिछले साल राज्य सिविल सेवा का इंटरव्यू दिया था। तो जॉब में मैं कंटिन्यूअस रह के प्रिपरेशन करते रहा हूँ। तो इसके लिए वही था कि आप टाइम मैनेज करते हो। 7-8 घंटे जॉब के बाद एक एक आपको पहले से ही प्लानिंग कर लेनी होती है कि इतने सारे एग्जाम आप कैसे मैनेज करोगे। तो मैं जो भी एग्जाम होता था नज़दीक में, उसको मैं ज़्यादा टाइम देता था, और जिसकी जिसकी परीक्षा थोड़ी लेट होनी होती थी, उसको मैं थोड़ा कम टाइम देता था। और जो कॉमन सिलेबस होते थे सारे एग्जाम को, पहले मैं वो कंप्लीट कर लेता था। और जो स्पेसिफिक टॉपिक होते थे किसी भी एग्जाम का, जैसे मैं अभी एज ए लेक्चरर होके मैं प्रिंसिपल इंचार्ज बना हूँ, तो उसके लिए जो मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी जनरल नॉलेज का ही पार्ट होता है। तो मैं जनरल नॉलेज, मेरा ज्योग्राफी पढ़ने से यहाँ ये हो गया। सिविल सेवा का भी प्रिपरेशन साथ साथ चल रहा था, क्योंकि मैं राज्य सिविल सेवा का इंटरव्यू तक गया हूँ। तो उसके लिए भी तो जीएस मेरा ऑलरेडी समझिए लगभग कंप्लीट ही था, जीके। और जनरल अवेयरनेस में न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो वो होता ही है उससे कंप्लीट। तो बाकी जो स्पेसिफिक टॉपिक थे, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट करनी थी। तो उसके लिए मैंने बताया कि मैं नोट्स प्रिपेयर कर रखा था, और नोट्स को ही मैं धीरे धीरे, वो जब भी टाइम मिलता था, वो टाइम सुबह में मिलता था या रात में मिलता था, तो उसको रिवाइज किया करता था मैं। जी, जब एग्जाम नज़दीक हो गया, जैसे कि लेक्चरर का एग्जाम आया, तो मैं वहाँ पे मैं उस एग्जाम के लिए स्पेसिफिक टारगेट लेके उसको पढ़ लिया। वो एग्जाम जब कंप्लीट हो गया, तो जब दूसरा एग्जाम की बारी आई, तो जो स्पेसिफिक टॉपिक थे, क्योंकि कॉमन टॉपिक तो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका था, तो जो स्पेसिफिक टॉपिक थे उसकी मैं प्रिपरेशन अच्छे से की, और उसको फिर अच्छे से करके, देख के, याद करके, उसको फिर मैं एग्जाम देने चला गया। उसके बाद फिर दोनों दोनों एग्जाम मेरे, तीनों एग्जाम मतलब मेरे यही साल मेरे क्लियर हुए हैं। मतलब जो रिजल्ट आया, मैं अभी जो लेक्चरर में, या ये दोनों यूपीएससी के दो जो एग्जाम हुए, तो इसी साल तीनों के रिजल्ट आए हैं। और लेकिन इनका तीनों का एग्जाम 2023 में हुआ था, 1-2 महीने के गैप में हुआ था। तो मेरी स्ट्रेटजी यही थी, जो मैंने बताया, कि प्रायोरिटाइज करके चलना, पहले कॉमन टॉपिक को कवर करना और बाद में स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करना। तो ये करके आप कम टाइम में ज़्यादा ही लाभान्वित कर सकते हैं, और अच्छे से प्रिपेयर स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। तो ये मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी रही। तो वर्किंग प्रोफेशनल में क्या-क्या फेस करना होता है, वो मैं बता देता हूँ कि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपको आपको ये है कि समय का, जो भी समय का सदुपयोग करना होता है। क्योंकि देखिए, प्रिपरेशन में इन जनरल भी आपको अगर कोई भी एग्जाम अगर निकालना है, तो आपको भटकाव से बचना होगा। ये आजकल ये हो गया कि सोशल मीडिया,
सोशल मीडिया के माध्यम से इतना ज़्यादा भटकाव है, खासकर क्योंकि मैं दिल्ली में रह के प्रिपरेशन कर रहा था, तो दिल्ली में और भी ज़्यादा भटकाव है क्योंकि यहाँ कई कोचिंग्स हैं, लाइब्रेरी खुली हुई है, तो लाइब्रेरी में कई लोग मिलते हैं यहाँ पे। तो कोई कुछ पढ़ रहा होगा, कोई कोई दूसरा बुक फॉलो कर रहा होगा, कोई और बुक फॉलो कर रहा होगा। सेम टॉपिक के लिए डिफरेंट डिफरेंट बुक फॉलो करते रहते हैं। और यूट्यूब में भी कई टॉपर्स के एक तरह से बाढ़ लगा हुआ है स्ट्रेटजी का, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या चीज सुटेबल है। जब तक आप अपने अकॉर्डिंग नहीं जानेंगे कि आपके लिए आप किस चीज को अच्छे से समझ रहे हो, आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट है, आपके लिए कौन सा चैनल बेस्ट है, तो उसको भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको अपना प्रिपरेशन टाइम लाइन, ये टाइम मैनेजमेंट को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, प्रिपरेशन को कैसे प्रायोरिटाइज करना है। तो यहाँ आप प्रिपरेशन के लिए जो जो टूल्स हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, बुक्स हो गए, इनको भी आपको प्रायोरिटाइज करके चलना पड़ेगा। तभी आप भटकाव से बच के एक सही डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन कर पाओगे, और तब आपको कम टाइम लगेगा। क्योंकि मैं इस एग्जाम में 2018-19 से स्ट्रगल कर रहा था। मैं एसएससी के माध्यम से भी दिया, लोकसभा सचिवालय के माध्यम से भी दिया। उसके बाद मैं यहाँ तक पहुंचा। मेरे कई फाइनल सिलेक्शन 2-3 माह से रुके हैं सेम पोस्ट के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा नहीं कि मुझे 2023 में एग्जाम दिया, इसका स्ट्रगल आपको बता रहा हूँ कि कोविड से पहले से मेरा चल रहा है। मैं डीवी स्तर तक गया हूँ, डीवी देख के कोविड में मैं डीवी भी देने आया था, जब लॉकडाउन लगा हुआ था। उसके बावजूद सोचिए कि मेरा 2-3 मार्क्स से नहीं रहा तो कितना दुखी हुआ होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो स्ट्रगल कंटिन्यू रहा, उसी का परिणाम है मैं सही बिना भटकाव के सही डायरेक्शन में चलता रहा। उसी का परिणाम है कि सेम पोस्ट के लिए मुझे यूपीएससी के माध्यम से 2-2 अच्छे रैंक आए। एक में ऑल इंडिया रैंक 32, एक में ऑल इंडिया रैंक 20। तो इसीलिए आप लोग से मैं वही बोलना चाहूंगा कि कहीं से भी आप प्रिपरेशन करिए। ऐसा नहीं कंपलसरी कि आप प्रिपरेशन दिल्ली से ही कीजिए, यहाँ कोचिंग है, ये है। किसी भी एग्जाम के लिए आजकल ऑनलाइन अच्छे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो आप अपने स्तर से, और टॉपर्स के स्ट्रेटजी अवेलेबल हैं, डीकेटी चैनल में अवेलेबल हैं। तो यहाँ भी कई टॉपर्स अपना स्ट्रेटजी शेयर किए हुए हैं। तो आप अपने अनुकूल, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है, अपने अकॉर्डिंग वो प्रायोरिटाइज करके, उसको नोट डाउन करके, आप एकदम सेलेक्टिवली एक 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 टारगेटेड अप्रोच के साथ बढ़िए। उसके बाद देखिए कि आप कम टाइम में जल्दी सफलता पाएंगे। थैंक यू डीकेटी फॉर प्रोवाइडिंग मी अ प्लेटफॉर्म टू शेयर माय स्ट्रेटजी